हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए CHSL का एक और शिफ्ट आज सॉल्व करेंगे। आज 22 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व करेंगे। 22 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट टियर 1 का। ठीक है, इसके अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, डू शेयर द वीडियो। और आपको इसका PDF चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, हमें ये जो नंबर दे रखे हैं इसका एवरेज निकालना है, औसत बताना है। तो ठीक है, इन सबको आप प्लस कर दो। क्या रहेगा 150 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर विल बी 130। कैसे आया 150 पता है ना, उनका पहले सम निकालो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म्स से। अब देखिए वो क्या कहता है, ए एक काम को कंप्लीट कर देता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है कंप्लीट 20 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका 60 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा ए की जो काम करने की एफिशिएंसी है वो कितना है 15 4 60, और इसका एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट। ये 4 और है ये 3 है। अब वो क्या कहता है, इन दोनों ने मिलके काम करा है 5 दिन, तो टोटल वर्क था 60 यूनिट, इन दोनों का एफिशिएंसी 7 और मिलके काम कर दिया कितने दिन 5 दिन, तो 35 यूनिट काम हो गया। कितना काम बचा 25 यूनिट। अब वो कहता है कि कितना वर्क बचा है, कितना कार्य शेष है। तो टोटल वर्क कितना था 60, 25 और 60 को ऐसे अपॉन में, अभी ऊपर वाला भूल जाओ, ये कर दिया, इसको कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 5/12। तो 5/12 यूनिट काम क्या है बचा हुआ है। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या होता है। जब भी एक कैसा नंबर होता है इर्रेशनल, तो उसका जो डेसिमल होता है वो कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, वसानी, मतलब जो टर्मिनेट नहीं होते। जैसे कैसे 0. एक तो वो टर्मिनेट नहीं होते, और कैसे होते हैं नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होते, मतलब ऐसे 2 3 4 5 6 7 मतलब चलते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा 1 3 3 1 6 6, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब देखिए वो क्या कहता है, बाय सेलिंग अ वॉच 80% ऑफ द मार्क प्राइस के 80% के ऊपर बेचा गया। और आगे क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर लूजेस 4%। तो जो शॉपकीपर था उसे कितने का नुकसान हो गया 4% का। तो ये किसके बराबर में आ गया कॉस्ट प्राइस के 96% पे। ठीक है, यहाँ से अगर आप निकालो तो ये पे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको कितना मिल जाएगा 6:5। ठीक है, आप इसको कैंसिल करोगे, ये कितना आ जाएगा 6 और 5। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर आप उसे मार्क प्राइस के 95% पे बेचेंगे। अगर आप 6 का 95% करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 5.7। मतलब 5 की चीज कितने में बेच दी 5.7 में, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ 0.7 का प्रॉफिट 5 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। ये हट जाएगा, ये 5 1 जा 5 2 जा, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको 14% का। अब देखिए वो क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना है 14,000, और अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है 16,000। अब वो क्या कहता है, एक शॉपकीपर गेन करता है, उसे प्रॉफिट होता है कितना 8% का, और प्रॉफिट किसके ऊपर होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस का होता है। तो हमें बताना है कि कितना डिस्काउंट ऑफर करा गया। अब देखिए 16,000 के ऊपर कुछ परसेंट डिस्काउंट का वैल्यू है, तो हमें क्या हुआ 14,000 के ऊपर कितने का प्रॉफिट हुआ 108% का। 8% का मतलब 108 क्या, तो आप इसे कैलकुलेट करके लिख लेते। मैंने इसे ऐसे ही कर दिया, ये 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा, और ये 4 7 जा, देन 2 जा, और ये हो जाएगा कितना 2 7 जा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 27 7 जा 189। ठीक है, 189 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 94.5। मतलब x का वैल्यू कितना आया 94.5। मतलब जब डिस्काउंट का वैल्यू आता है, जैसे सपोज 20% का डिस्काउंट होता है तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखते हैं 80% का वैल्यू। अगर आपका वैल्यू कितना है 94.5 का, तो डिस्काउंट कितना दिया होगा उसके अंदर 5.5% का। अब वो क्या कहता है, एक जगह पे 50% का डिस्काउंट चल रहा था, तो मार्क प्राइस इतना है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। मतलब 50% का डिस्काउंट हो रहा है तो मार्क प्राइस इतना है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका आधा होगा। 50% है तो डायरेक्ट आधा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, जो 12 स्टूडेंट थे उनके जो एवरेज मार्क्स थे, 12 स्टूडेंट के एवरेज मार्क कितने थे 63.5। अब वो क्या कहता है, उसे पता चला कि एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो गलत चढ़ गए, 56 चढ़ गए, लेकिन चढ़ने कितने थे 65। तो कितने उसके मार्क्स कम चढ़े, कितने मार्क्स कम चढ़े 9। तो ये 9 मार्क्स हमें क्या करने हैं बढ़ाने हैं।
ठीक है, अब ये 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के बीच में बटेंगे, पूरे 12 स्टूडेंट के बीच में, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 0.75 से एवरेज बढ़ जाएगा। अगर ये गलती ना हुई होती तो उसका एवरेज हमारे पास कितना होता, 64.25 ये एवरेज होता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब वो क्या कहता है, उसको जब हमने एरर को करेक्ट कर दिया, ठीक कर दिया, तो उसके बाद उसने क्या बोला, एक स्टूडेंट था जिसके मार्क्स को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब वो क्या कह रहा है, एंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 11 स्टूडेंट, पहले 12 स्टूडेंट थे तो 11 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना हो गया, 64.2। ठीक है, 64.2 का क्या मतलब होता है, पहले था 64.25, तो डिफरेंस कितने का आया, 0.05 का डिफरेंस आया। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि जिस बच्चे के मार्क्स हटाए गए हैं वो कितना, वो जो स्टूडेंट था उसके मार्क्स कितने थे। अब देखिए, अगर उसके मार्क्स की वजह से आपका एवरेज कम होता है, उसके स्टूडेंट की मार्क्स की वजह से एवरेज कम होता है, तो उस स्टूडेंट के जो मार्क था वो एवरेज से क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो देखिए 0.05 किसके ऊपर डिफरेंस आया, 0.05 का डिफरेंस 11 स्टूडेंट के अंदर आया 0.05 का, तो इसका क्या मतलब हुआ, 0.55। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आंसर विल बी 64.8। तो जो स्टूडेंट था उसके मार्क्स कितने थे, 64.8। मतलब किसी के जाने की वजह से आपका अगर एवरेज कम हो रहा है, चाहे उसका वेट था, एज था, जो भी था, तो इसका मतलब क्या होता है, वो हमेशा एवरेज से क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। अब देखिए वो क्या कहता है, एक बॉक्स है, किस शेप में है, प्रिज्म की शेप में है। ठीक है, प्रिज्म के आकार का है, जिसका बेस कैसा है, ट्रायंगुलर बेस है, ये इसकी साइड्स हमें दे रखी है, और जो हाइट है बॉक्स की वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। अब वो क्या कहता है, अगर कोई पैकेजिंग कंपनी बॉक्स को दानों से भरने के लिए 0.75 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लेती है तो कुल लागत याद कीजिए। तो कुल लागत लगाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये रेट से। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट। अब देखिए बेस एरिया के अंदर जो ट्राइंगल दे रखा है वो हमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दे रखा, तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो पहले आप इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे, सेमी पैरामीटर मतलब इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो ये आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 2, तो सेमी पैरामीटर कितना आ गया 21। अब ये तो पता होगा 21 इंटू में 21 माइनस में ए, फिर 21 माइनस में बी, ये सब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 21 माइनस में ए 8 हो जाएगा, देन 7 और देन 6, मतलब 21 पहले लिख के फिर हर साइड को 21 से माइनस करना होता है, हेरोन्स फॉर्मूला होता है। आप इसे कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 84। तो ये आपका आ गया बेस एरिया। ठीक है, तो बेस एरिया इनटू में हाइट, बेस एरिया इनटू में हाइट इनटू में 0.75। ठीक है, तो ये बेस एरिया 80 आ गया, हाइट कितनी थी बॉक्स की 20 और इनटू में 0.75, तो आंसर विल बी 1260। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1260। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव शिफ्ट है, थोड़ा सा टफ शिफ्ट है। ठीक है, अब देखिए वो क्या कहता है, एक ग्लास का मैन्युफैक्चरर है, अगेन प्रिज्म का डिजाइन है, किसका, अब क्या है, वो एक फिश का टैंक है, एक्सोटिक फिश टैंक, मतलब एक एक्वेरियम है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, लेकिन वो है प्रिज्म के शेप का। अब वो क्या कहता है, एक जो टैंक है उसने बहुत सारे टैंक बनाए, ईच टैंक इज इन द शेप ऑफ ट्रपेजियम। अब ट्रपेजियम को क्या कहते हैं, प्रत्येक टैंक एक समकोण प्रिज्म के आकार का है। अब समकोण जो प्रिज्म होता है उसका बेस एरिया कैसे निकालते हैं, इनटू में एच, ऐसा होता है। ठीक है ना, ये वाली साइड ए होती है, ये बी होती है और ये एच होता है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अब जो पैरेलल साइड्स है ए और बी, ये हमें दे रखी है 18 और 12, और उनकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब वो क्या कहता है, और जो प्रिज्म का हाइट है वो दे रखा है हमें 50 सेंटीमीटर, और कंपनी कितने एक्वेरियम बनाती है, टोटल 25 एक्वेरियम बनाती है, तो हमें बताना है टोटल वॉल्यूम। तो देखिए बेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा 30 इंटू में एच कितना है 10। ठीक है, ये तो कैलकुलेट करते बेस एरिया आ जाता, इंटू में हाइट कितना है प्रिज्म का 50, और टोटल कितने बन रहे हैं 25 एक्वेरियम। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 1,87,500 टोटल उसका वॉल्यूम। कैलकुलेशन अपने से करते चलना, मैंने सिर्फ आपको करके बता दिया है। अब देखिए वो क्या कहता है, एक सर्कुलर ट्रैक है, मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। अब देखिए 17.5 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पथ को, अब देखिए एक ये सर्कुलर ट्रैक है,
यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है ये कितनी है 7.5, इसको 3.5 मीटर चौड़े एक समान वृत्ताकार पट्टी से ढककर उसके चारों तरफ एक जॉगिंग पाथ बनाया गया। तो देखिए एक और यहाँ पे एक सर्कल बना दो, तो जो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 3.5। अगर मैं इसका टोटल यूं रेडियस कर दूं, ये जो इसकी चौड़ाई थी अगर मैंने इसको ऐड कर दिया तो टोटल रेडियस कितना हो गया बड़े वाले सर्कल का 21 हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया है, ज्वाइनिंग पथ का क्षेत्रफल बताओ। जो ये है, ये जिसके ऊपर जॉगिंग करी जाएगी, इसका हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पाई आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर। ठीक है, जब भी ऐसा हमें निकालना पड़े, वॉल्यूम निकालना पड़े ऐसे करके ये जो बनता है, तो इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रखो, पाई आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर। नहीं तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, बड़े वाले सर्कल में से अगर आप छोटा सर्कल क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, यही रह जाएगा। तो देखिए ये बड़ा वाला जो सर्कल था पाई आर का स्क्वायर, इसका वॉल्यूम था, इसमें से माइनस कर देंगे पाई आर का स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, यही बचा। तो ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए पाई का वैल्यू उसने हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 3.1416। अब यहाँ पे आर का स्क्वायर, बड़ा वाला आर कितना है 21, तो ये हो जाएगा 441 माइनस में 117.5, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 306.25। इसको आपस में माइनस कर दो, ये आपको मिल जाएगा 134.75। नहीं तो यहाँ पे आप a प्लस बी ए माइनस बी भी कर सकते थे। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब 3.5 इंटू में इन दोनों को प्लस करना था, तो ये आपको मिल जाता 134.75। इसको आपस में मल्टीप्लाई करना 134.75। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 423.33 मीटर। ये शिफ्ट कैलकुलेटिव है, मैं आपको बता रही हूँ, पहले भी इसका कैलकुलेशन करते चलिए। अब देखो हमें क्या बताना है, इन दोनों को भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, रिमाइंडर बताना है। देखिए इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लो, इसमें से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दो, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 37। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज की भुजाओं के लंबवत द्विविभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, ये वाली इसका द्विविभाजक, इसका द्विविभाजक और ये द्विविभाजक, तो इस बिंदु पे मिलते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र, सरकम सेंटर कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो इजी सा है, देखो ये कॉज है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन एक्स प्लस में ये कॉज है, ये है 1 प्लस साइन एक्स, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 4। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको करोगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉज स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कॉज स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप इसे कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस प्लस में कॉस साइन प्लस में कॉस माइनस में कॉस साइन इज इक्वल्स टू में 4। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 कॉस अपॉन में कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4। 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 2 जा, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल। ये कॉस देखो किसके अंदर है, रेसिप्रोकल में नीचे है, तो मैं ये कॉस ले आती हूँ, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2। अब हमें किसका वैल्यू बताना है, tan x प्लस में cos x का। अब ये 1 अपॉन में 2 कब होता है, देखिए 1 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाता सॉरी 1, ये होता है हमारे पास साइन का टेबल, और कॉस का जो टेबल होता है वो उसका उल्टा चलता है। ये मैं करके बता रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो तो ये जो यहाँ 1 है, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये √3/2 ये इधर आएगा, ये आएगा 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 इधर जाएगा और ये 0 इधर पहुंच जाएगा, मतलब उल्टा चल रहा होता है। तो आपका क्या आया, कॉस का वैल्यू कितना है 1/2, मतलब 60 डिग्री का वैल्यू आया है। ठीक है, अब यहाँ पे tan 60 डिग्री और cos x 60 डिग्री का वैल्यू रख दो। tan 60 डिग्री कितना होता है √3 प्लस, और cos x 60 डिग्री पे क्या होता है, देखिए ये साइन है तो ये कितना हो जाता है 2 √3। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3 प्लस में 2। अब देखिए इसको क्या करा गया, रैशनलाइज करा गया, क्योंकि सब जगह देखो डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो इसे √3 से मल्टीप्लाई करा गया है, तो ये भी √3 हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा, ये 2 + 3 5 √3 अपॉन में 3, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है,
एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 3850 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए पाई आर का स्क्वायर का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 3850 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मतलब 22/7 पाई आर का स्क्वायर हमें दे रखा है 3850, ठीक है। आप यहां से कैलकुलेट कर लो, आपको यहाँ पे आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा। देखो यहाँ पे से आर स्क्वायर आपका आ जाएगा 1225, ठीक है। ये आप इसको कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 1225। तो आर का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 35। रेडियस कितना आ गया 35। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एरिया, किसका सर्कल का एरिया दे रखा है 3850। द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के अंदर क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। अगर सर्कल का रेडियस कितना है 35, तो जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है 70। अब हमसे क्या कह रहा है, एंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज हाफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक जो ट्राइंगल है उसकी साइड का अगर आधा करेंगे तो आपको स्क्वायर की साइड मिलेगी। तो जो साइड है उसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो कितनी है 140 की। तो हमें क्या बताना है, पैरामीटर बताना है किसका, स्क्वायर का और ट्राइंगल का, उनका पैरामीटर का सम बताना है। तो ये ट्राइंगल की साइड कितनी होती है 4, 7 4 28 प्लस में 14 3 42, ठीक है। 3 4 12 3, हाँ ठीक है। तो इसका जो टोटल पैरामीटर कितना आ जाएगा 700। समझ में आया। तो हमने पहले इसकी स्क्वायर की साइड निकाली। स्क्वायर की साइड का पैरामीटर क्या होता है, साइड का स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब देखिए वो क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है XYZ और राइट एंगल किसके ऊपर है, Y के ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया X, ये हो गया Z। उसके अंदर उसने क्या कहा है, W क्या है, मिड पॉइंट है YZ का। ये जो YZ है इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है W। अब हमें XY दे रखा है, ये कितना दे रखा है 8√3। XZ हमें दे रखा है, ये दे रखा है 16, ठीक है। आप इसे पाइथागोरस के मतलब पाइथागोरस लगाओगे क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या कहते हैं, ये पुट कर दो वैल्यूज, हाइपोटेनियस की वैल्यू और ये बेस की वैल्यू। तो आपको जो ये वाली साइड है इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा 8 यूनिट। तो देखिए ये 4 यूनिट है और ये 4 यूनिट है। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ XW। अगर ये आप इसको कनेक्ट कर दो तो ये जो साइड है इसका वैल्यू हमें बताना है। फिर से पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर प्लस में 8√3 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसे पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4√13। अब देखते हैं अब वो क्या कहता है, इफ द सरफेस एरिया, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया गया है। तो देखिए पहले कितना था 4 पाई आर का स्क्वायर, अब बढ़ के कितना हो गया है 4 पाई आर का स्क्वायर। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, सिर्फ बड़ा किसकी वजह से, रेडियस की वजह से। जो 100 था अब बढ़ के कितना हो गया 144, ठीक है ना। 44% बड़ा तो कितना हो गया 144। तो आप अगर इसका सिर्फ रेडियस निकालो, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर का वैल्यू है, अगर आप इसे अंडर रूट में कर दो तो रेडियस कितना था 12 था, बढ़ के कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है, सॉरी जो रेडियस था, त्रिज्या थी पहले 10 थी, तो 10 से बढ़ के त्रिज्या कितनी हो गई 12 हो गई। तो हमसे पूछा जा रहा है बाय व्हाट परसेंटेज डज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंक्रीज। तो देखिए वॉल्यूम कैसे क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ पे भी क्या होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आप क्या कर दो आर का क्यूब कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 1000 से बढ़ के वो कितना हो गया 1728। तो कितने का इंक्रीमेंट आया 72.8% का। अब देखिए वो क्या कहता है, ए और बी इन्वेस्ट करते हैं किस रेशियो में। मैं इसका डायरेक्ट रेशियो बना देती हूँ, 3 2 6 और ये हो जाएगा 3 3 9। तो A/B किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं 2:3 की रेशियो में। अब वो क्या कहता है, प्रॉफिट एंड में कितना हो रहा है 1.5 लाख का, तो हमें बी का शेयर बताना है। तो डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 3 9, 90,000 का किसका शेयर बनेगा इसके अंदर, बी का। अब देखिए ये सिंप्लीफाई करना है। देखिए cos x ऐसे ही लिखती हूँ, cos x का मतलब क्या होता है 1 में sin x, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर में cot x का मतलब क्या होता है cos x में sin x। तो sin नीचे की जगह ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल से सब कुछ आपस में कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। अब देखो फिर वही देखिए cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, 10 और cot दोनों का 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1।
अब देखिए वो क्या कहता है, 24 आम के पेड़, 36 सेब के पेड़ और 48 और क्या है, एंड 48 ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड। देखिए 24 आम के पेड़ हैं, 36 सेब के पेड़ हैं और 48 पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के समान संख्या के पेड़ हो। एक पंक्ति में अधिकतम पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो हमें बताना है कि एक पंक्ति में कितने सबसे ज्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या है, 12 2 जा, ये है 12 3 जा, और अगर आप इसके फैक्टर बनाओ तो ये फैक्टर बनेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 12। तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, 12 पेड़। अब देखिए वो क्या कहता है, एक क्लास था जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। हम मान लेते हैं एक क्लास में n नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, और वो क्या कहता है, इफ अ स्टूडेंट वेट 30 किलो, एक 30 किलो के बच्चे ने क्या करा है, वो क्लास को क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। तो जो उनका एवरेज है, हम मान लेते हैं पहले जो औसत था वो A था, वो इंक्रीज हो गया है 1 kg से। अब देखो पहले क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट n थे, एवरेज कितना था, A था। तो जो उनका सम था, ठीक है, जो उनके वेट का सम था वो कितना था, NA या AN, कुछ भी मान लो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सम आता है, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, एक 30 kg के स्टूडेंट ने ज्वाइन करा, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, एक बढ़ गया, तो जो उनका जो एवरेज था, एवरेज भी क्या हो गया, एक से बढ़ गया। एवरेज क्या हो गया, पहले A था, अब कितना हो गया, A प्लस में 1। आप इसे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये आपका क्या बन जाएगा, A प्लस में n इज इक्वल्स टू में 29। मैंने इसे कैलकुलेट नहीं करा, आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, नहीं तो आप चाहो तो देखो ये NA या AN कुछ भी लिख दो, 30 इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा AN प्लस में A प्लस में n, और ये हो जाएगा प्लस में 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो AN का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा 29। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद वो क्या कहता है, एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन करा जो कितने किलो का है, 30 किलो का। अब देखिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, अब ये होगा, अब 30 किलो का स्टूडेंट है तो NA प्लस में 60 हो गया, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, एवरेज कितने से इंक्रीज हो गया, 1.5 kg। तो एवरेज पहले A था, अब कितना हो गया, 1.5 kg हो गया, ठीक है। आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी, 1.5n प्लस में A2 इज इक्वल्स टू में 57, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज, जो A का वैल्यू है वो आपको बताना है। अब देखिए A का वैल्यू अगर आपको बताना है तो आप इक्वेशन 1 में से यहां से n का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। n का वैल्यू निकाल देंगे तो n क्या आ जाएगा, 29 माइनस में A, ठीक है। 29 माइनस में A, या आप इसके अंदर पुट कर दो, जो ये n का वैल्यू है यहाँ पे रख दो, 29 माइनस में आप इधर से पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो आपको A का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 27। ये शिफ्ट कैलकुलेटिव ही था, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और अगर आपको इसका कोई शॉर्ट ट्रिक पता था तो आप मुझे बता सकते हो। अब देखिए वो क्या कहता है, A कैन डू अ वर्क, A एक काम को 10 दिन में पूरा कर देता है, B उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और C उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। LCM ले लेते हैं, टोटल वर्क कितना आ गया, 30 यूनिट। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई उनके काम करने की, 3:2:1। अब वह क्या कहते हैं, वो तीनों ने 3 दिन मिलकर 7 काम करा। तो देखिए 6 3 जा 18, 30 यूनिट काम था, 18 यूनिट काम हो गया, तो काम कितना बचा, 12 यूनिट। उसके बाद वो क्या कहता है, A ने काम छोड़ दिया, तो वो कह रहा है हाउ मैनी मोर डेज, कितने और दिन काम लगेंगे काम को फिनिश होने में। तो अब काम कौन करेगा, B और C मिलके, तो इनका एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिन में। अब देखिए वो क्या कहता है, एक सम था, प्रिंसिपल था जिसे बोरो करा गया, 40,000 रुपए को बोरो करा गया 4 साल के लिए। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, ब्याज की दर हमें नहीं पता, साधारण ब्याज पे करा गया है। तो टोटल 4 साल के अंदर जो साधारण ब्याज बना वो कितना बना, 24,000 रुपए। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 24,000 इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल था 40,000 इंटू में रेट इंटू में टाइम, टाइम कितना था, 4 साल। तो यहां से पूरा आप कैलकुलेट कर लो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 15%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए
टेन थीटा का वैल्यू कब होता है 145 डिग्री पे, तो कॉस 45 डिग्री पे कितना होता है 1/√2, बट स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए टेन का वैल्यू कितना है 1/√3, ये कब होता है 60 डिग्री पे, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, आई एम सॉरी 30 डिग्री पे। तो साइन 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री पे कितना होता है √3/2। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा टफ था। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, डू शेयर द वीडियो। इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।